न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा अध्यक्ष का बयान। बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वालों को मुक्ति की संवेदना। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बजाज खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा अध्यक्ष का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण पहल की सराहना। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान अब दिल्ली सरकार द्वारा फिर से सक्रिय किया जा रहा है। सचदेवा ने कहा, मुझे लगता है कि हम लगाए गए हर पौधे की विरासत स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेड़ लगाने और वायु प्रदूषण के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार इस क्षेत्र में तेजी से और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उनका कहना था कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है और वे इस अभियान को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अभियान गत वर्ष प्रारंभ किया था कि एक पेड़ मां। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं अगली खबर। बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वालों को यूपी उप मुख्यमंत्री की संवेदना। बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना ने देश को झंझोर दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इससे दुख हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये दुखद है। मैं उस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में क्रिकेट का क्रेज इतना बढ़ गया है कि खासकर जब बड़े बड़े खिलाड़ी मेजबानी करने आते हैं तो सरकार को पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी। अगर तैयारी होती तो इस तरह का हादसा नहीं होता। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान में कर्नाटक सरकार की आपदा प्रबंधक और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें इस घटना की संवेदनशीलता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश आया था और वित्त आयोग के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा जो 8 साल की उपलब्धियां हैं उनको भी रखने का काम किया और उन उपलब्धियों के आधार पर जो वित्त आयोग को हम लोग देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, उससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की प्रगति से वित्त आयोग संतुष्ट है और उत्तर प्रदेश को अच्छी रिकमेंडेशन मिलेगी और एक लंबी छलांग हमारा प्रदेश लगाने में सफल होगा। अहम सवाल है सर, राहुल गांधी तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के फिर से बयान दिया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी जी पहले बयान इस बात का दे कि देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने करके पहला देशद्रोह किया, फिर जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंप करके दूसरा देशद्रोह किया, फिर जम्मू कश्मीर को 370 की हथकड़ी लगा करके देशद्रोह किया। 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा करके चीन के हाथों उसमें देशद्रोह किया और अब पाकिस्तान और चीन के एजेंट बनकर के इस प्रकार की बातें करना, ये भारत की सेनाओं का अपमान है, भारत की जनता का अपमान है, भारत की शानदार विजय का अनादर करने के समान है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने वजाहत खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि उन्होंने वजाहत खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने शमिष्ठा पनौली के खिलाफ शिकायत की थी। अग्निमित्रा ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान के तहत सभी समुदाय को समान अधिकार मिलना चाहिए
उनका आरोप है कि वजाहत खान ने देवी मां कामाख्या और भगवान कृष्ण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा, अगर कोई मुसलमान मेरे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है तो वजाहत खान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का हवाला देते हुए कहा कि वहां वजाहत खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी की तुष्टीकरण नीति के कारण उसे बचा रही है और छुपा रही है। अग्निमित्रा पॉल ने ये भी कहा कि राजनीति विवादों को और बढ़ा सकता है, खासकर धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता के संदर्भ में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक, मंत्री पंकजा मुंडे ने जागरूकता बढ़ाने की बात कही। महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। पंकजा मुंडे ने बताया, हम जागरूकता फैला रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लोगों को जोड़कर काम कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर है और सभी विभागों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के लिए निर्देश किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अभियान सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि निरंतर चलने वाला प्रयास है। सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को इस दिशा में सहयोग देना होगा ताकि स्वच्छ और स्वस्थ महाराष्ट्र का निर्माण हो सके। Yes, I have filed an FIR against Wajahat Khan Qadri Rashidi, the person who had complained against Sharmishta Paloni. So I believe that Dr. B.R. Ambedkarji's constitution is applicable in West Bengal, and there should be equal rights and rule for every community. It shouldn't be that for Hindus there will be a rule and for Muslims there will be a separate rule. So where Sharmishta Paloni has used offensive language against the Muslim chief minister, police ministers, police, I believe this person who had complained against Sharmishta, Wajahat Khan, he had posted abusive post against Ma Kamakya, our goddess, against Lord Krishna and many other posts. So if a Muslim is insulting my God and goddess, the same action needs to be taken for Wajahat Khan. But I strongly believe that because Honorable Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma, has sent his police force to arrest Wajahat Khan, Mamata Banerjee's police, because of her Muslim appeasement, has been hiding and shielding this crook Wajahat Khan, and that is the reason I have filed an FIR. And also another FIR filed in Howrah police station by BJP legal cell, Sanjukta Samant. Yes, she is my second petitioner, and she is also there. She is from the BJP legal cell, and she has also filed the same complaint, and she will be taking ahead, this complaint that we have jointly filed. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक मंत्री MB पाटिल ने बेंगलुरु भगदड़ पर प्रतिक्रिया दी। स्टेडियम के अंदर मौजूद लोगों को बाहर की स्थिति का पता नहीं था। कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल ने M चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंदर मौजूद लोगों को बाहर की स्थिति का पता नहीं था। मंत्री ने बताया, जब बाहर भगदड़ की गंभीर स्थिति का पता चला तो तुरंत स्थिति को नियंत्रण कर दिया गया। उन्होंने भाजपा की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस विषय पर राजनीति करना उचित नहीं है। MB पाटिल ने कहा कि सभी मृतकों और घायल लोगों के लिए एक संवेदनशील है और उन्हें सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराने का प्रयास जारी है। आवश्यकता पड़ने पर निजी अस्पतालों में भी उनका इलाज कराया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जो भी चूक हुई है उसकी जांच 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा, हमें केवल राजनीति करने के बजाय जांच पर ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदायक घटना न हो। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और आज हम लोग आज के दिन के पहले भी बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं। केंद्र शासन के निर्देश के अनुसार और राज्य शासन के प्लानिंग के अनुसार
हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे एमपीसीबी ने भी आज ये कार्यक्रम रखा है, हमारे चेयरमैन सिद्धेश कदम है, तो इन्होंने भी एक आज इधर एक कॉन्फ्रेंस रखी है जहां बहुत सारा विचार मंथन होगा। और मेजॉरिटी हम जो विषय मैंने मंत्रालय की तरफ से लिया है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करने के लिए हम बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस बहुत कर रहे हैं, लोगों को शामिल करके काम कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से प्लास्टिक के बारे में कहा और जिस तरह से आपने कहा कि लोग आते हैं यहाँ पे काफी मतलब मुंबई में और यहाँ पे पोल्यूशन है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अर्बनाइजेशन ये जो है मतलब शहरीकरण, उससे भी बहुत सारा प्रदूषण नदियों में होता है। जितना कैपेसिटी एक शहर का है उससे ज्यादा लोग जब रहते हैं तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गिरता है और शहर का भी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरता है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा जॉब स्प्रेड करें, इंडस्ट्री को स्प्रेड करें और लोगों को जॉब मिले, लोग रोजगार के लिए शहर में आते हैं। जो अपने घर में गांव में रहता है उसकी कोई थोड़ी सी 2 बीघा भी जमीन है तो अच्छे से रह सकता है, और यहाँ एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग आके रहते हैं और रोजगार के लिए। तो रोजगार को अगर डिसेंट्रलाइज करने का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो तो हमारा नागरिकरण, शहरीकरण कम हो सकता है। आपने ये भी कहा कि जो पर्यावरण को खराब करता है, बिगाड़ता है, आतंकवाद से। नहीं, मैंने ये कहा, ये सही है क्योंकि हमारे पर्यावरण का वो जो आतंक है, वो जो ज्यादा फैलाते, वो अवैध काम जो पानी नदी में बिना ट्रीट किए छोड़ देते हैं, जो इंडस्ट्री के प्रदूषण को पूरी तरह इग्नोर करके उसको चलाते रहते हैं, जो बैन होकर भी ये सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये एक तरह का पर्यावरण के प्रति आतंकवाद है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक मंत्री MB पाटिल ने बेंगलुरु भगदड़ पर प्रतिक्रिया दी। स्टेडियम के अंदर मौजूद लोगों को बाहर की स्थिति का पता नहीं था। कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल ने M चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंदर मौजूद लोगों को बाहर की स्थिति का पता नहीं था। मंत्री ने बताया, जब बाहर भगदड़ की गंभीर स्थिति का पता चला तो तुरंत स्थिति को नियंत्रण कर दिया गया। उन्होंने भाजपा की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस विषय पर राजनीति करना उचित नहीं है। MB पाटिल ने कहा कि सभी मृतकों और घायल लोगों के लिए एक संवेदनशील है और उन्हें सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराने का प्रयास जारी है। आवश्यकता पड़ने पर निजी अस्पतालों में भी उनका इलाज कराया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जो भी चूक हुई है उसकी जांच 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा, हमें केवल राजनीति करने के बजाय जांच पर ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदायक घटना न हो। I think what was happening outside was not known to the people inside. No person who is sensitive, responsible will do that. Without knowing, things have happened, and when I have come to know that such a thing has happened, stampede has happened, and situation is very serious outside, it was concluded in no time. So the BJP should not stoop so low. We all are concerned. We all are pained by whatever the deaths have happened, and people who have injured now, nearly 25 people who have been treated in various hospitals. The focus of us is to give them the best of the treatment. If needed, we should give them our treatment into best of the private hospitals also, and act as per humanity now. But BJP, they want to play politics in this issue also, and we can't help it. But at the same time, we should be in this lapse, whatever has happened. But whoever it is, how big he might be, the lapses will be unearthed in the 15 days. This one, what the Chief Minister has given, and action will be taken against them. Severe action will be taken against them. KSCA, whenever there's a match day, there are medical teams put up in each stand, outside as well. Yesterday, I'm told there were no medical teams at all inside the stadium. This is the thing, when the KSCA stadium itself may be hosting around 50,000 people, 60,000 people.
3-4 lakh people means it won't. Nobody can prevent this. But no medical teams only, sir. So whatever the lapses and the inquiry will get all the lapses whatever happened. Sir. And will definitely see that whoever has made mistake, however big he is or she is, action will be taken against them. Two important points from the BJP, which shows insensitivity as claimed by the BJP. One, CM going to eat masala dosa after the incident here. Two, DK Shivakumar, after knowing also, he went into the stadium and kissing a cup. So No, nothing of that sort. BJP may say 10 things, but nobody, whether it's CM or Deputy CM, anybody will stoop so low after knowing that things have happened, will go ahead with the function. The function was concluded. I was also following. I was in Mysore coming on the way. I was also following. In 5 minutes, the function was over. Thank you so much, sir. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा यूरोप संबंधों पर चर्चा और सहयोग के बाद भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने यहां मीडिया से बातचीत की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने भारत और यूरोपीय देशों के बीच सहयोग और साझा हितों पर विस्तार से चर्चा की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की विदेश नीति वैश्विक शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों का ये प्रतिनिधि मंडल भारत की एकता और स्थिरता का परिचायक है। प्रतिनिधि मंडल ने वैश्विक चुनौतियां जैसे आतंकवाद, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर भी विचार विनिमय किया। इस बातचीत के जरिए भारत की मजबूत कूटनीति रणनीतियों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अन्य सांसदों ने भी अपने विचार रखे और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुन्नूर विश्वविद्यालय में SFI ने विरोध प्रदर्शन किया। कुन्नूर विश्वविद्यालय के कुलदीप द्वारा विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों में होने वाले कार्यक्रम की सामग्री की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ये निगरानी समिति खास तौर पर ऐसे कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी जिसमें राष्ट्र विरोधी सामग्री हो सकती है। इस निर्देश के तहत अब सभी कॉलेज यूनियन कार्यक्रमों की निगरानी की जाएगी। इस फैसले के खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने कुन्नूर विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ कहा है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय विरोधी तत्व पाए गए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SFI का कहना है कि ये कदम छात्र स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाता है, जबकि प्रशासन का तर्क है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए जरूरी है। मामला फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
രാജദ്രോഹം മുദ്രകുത്താൻ ജാഥയല്ലിത് കണ്ണൂര് ജാഥയല്ലിത് കണ്ണൂര് ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് എസ്എഫ്ഐ സിന്ദാബാദ് വിജയമാർച്ച് സിന്ദാബാദ് കണ്ണൂരുണ്ടൊരു വാസിറ്റ് പാവനമായൊരു വാസിറ്റ് വാസിറ്റിയെ തച്ചു തകർക്കും ആർഎസ്എസിന്റെ ഏജന്റ് കണ്ണൂർ വിസി മൂരാറ്റ് ഓർത്തു കളിച്ചോ സൂക്ഷിച്ചോ കണ്ണൂരാണിത് കണ്ണൂര് കണ്ണൂരാണിത് കണ്ണൂര് പൊളിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ പൊളിക്കാൻ പറ്റൂല നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतिनिधि मंडलों की देश वापसी के बाद ही संसद सत्र की मांग करे सुप्रिया सुले की कांग्रेस से अपील। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया संसद के विशेष सत्र की मांग करने से पहले विदेश लौट रहे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का इंतजार करे। कांग्रेस सहित 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिनमें मांग की गई है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रम पर चर्चा हो। सुले ने भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, जिसने कतर, इथियोपिया, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वे उस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर पाई क्योंकि वे उस समय विदेश दौरे पर थी। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी का मानना था कि जब ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है तब इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। पवार साहब, चंद्रशेखर पवार का हमेशा ये मानना रहा है कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उस समय की सरकार का साथ देना चाहिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शादी के दूसरे दिन ही काम पर लौटी हिना खान। अभिनेत्री हिना खान ने बीते कल ही अपने लंबे वक्त से बॉयफ्रेंड रहे रॉकी जायसवाल से शादी की है। इनके दूसरे ही दिन वे अपने काम पर निकल गई। ऐसे में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वे कभी रुकती नहीं है। हिना खान शादी के एक दिन बाद ही कोरिया स्कॉर्पियो में पहुंची है।
कोरियाई स्कोप में जब हिना खान पहुंची तो उन्होंने स्टाइलिश ब्लैक जैकेट पहनी थी, उनके हाथों में मेहंदी लगी थी। यहाँ पहुंचकर हिना खान ने कहा, मैंने कल शादी कर ली, मुझे आज एक अहम कार्यक्रम में शामिल होना था, मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती थी। आज मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। पीएम मोदी के दौरे से पहले कटरा में वंदे भारत ट्रेन का निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा रेलवे स्टेशन और वंदे भारत ट्रेन का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण ऐसे समय हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये ट्रेन न सिर्फ यात्रियों के लिए एक तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प बनेगी, बल्कि क्षेत्र के लिए विकास का नया अध्याय भी खोलेगी। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा सुविधाओं और स्टेशन की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को अंतिम तैयारियों का समय पर और कुशलता पूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। वंदे भारत ट्रेन के इस रूट से जम्मू कश्मीर के पर्यावरण और व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सीएम योगी का बयान। 500 वर्षों की प्रतीक्षा का हुआ अंत। अयोध्या में एक ऐतिहासिक पल को याद करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 500 वर्ष की प्रतीक्षा का अंत हुआ है और अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने इसे भारत के गौरव का पुनर्स्थापन बताया और कहा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा देशवासियों की आस्था, श्रद्धा और आत्मगौरव का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक क्षण पर अयोध्या वासियों, प्रदेशवासियों और विश्व भर में सनातन धर्म अनुयायियों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र टूरिस्ट के सभी पदाधिकारियों को नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री का ये बयान अयोध्या को वैश्विक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों की पुष्टि करता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत थी। 500 वर्षों की जड़ता को दूर किया गया था। भारत का पुनर्वैभव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में पुनर्स्थापित हुई थी और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरे का भी पावन अवसर है। मां सरयू महोत्सव के साथ कुछ ही देर में हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। याद करिए, मां सरयू से भगवान श्री राम का जो संवाद और संबंध रहा है वह
हर व्यक्ति जानता है। अयोध्या का संबोधन भी, अयोध्या की पहचान भी उन्होंने मां सरयू से ही की। हजारों वर्षों की एक विरासत के रूप में, देव नदी के रूप में, साक्षात देव नदी के रूप में हमें मां सरयू के दर्शन इस पावन धाम में करने को मिलते हैं। और उस महोत्सव के साथ, गंगा दशहरे के इस आयोजन के साथ हमें आज जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सरयू महोत्सव की भी आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। गंगा दशहरा की भी आप सबके प्रति हृदय से बधाई और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप याद करिए, भगवान राम के ही पूर्वज महाराज भगीरथ की तपस्या का परिणाम है कि देव नदी मां गंगा इस धराधाम पर अवतरित होकर के हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु भगदड़ जांच अधिकारी जी जगदीश ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास हुई भीषण भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद बेंगलुरु शहरी उपायुक्त और जांच अधिकारी जी जगदीश ने आज घटनास्थल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने जांच की और वहां मौजूद अधिकारियों से घटना की समय रेखा, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था और पुलिस की तैनाती को लेकर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष और तत्वों के आधार पर की जाएगी और किसी भी स्तर की लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई होगी। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों की एक विशेष टीम बुलाई गई है, जो मामले की जांच के साथ साथ पीड़ित परिवारों को सहायता भी प्रदान कर रही है। शहरी उपायुक्त का ये निरीक्षण ऐसे समय हुआ है जब भगदड़ को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं और जांच को लेकर असमझ की निगाहें प्रशासन पर टिकी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय निरुपम का उद्धव ठाकरे पर तंज, आने वाले चुनाव तक सिर्फ ठाकरे और बेटा ही बचेंगे। मुंबई में शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ठाकरे गुट की पार्टी अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है। हर दिन उनके प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे का नेतृत्व स्वीकार कर शिवसेना में शामिल हो रही है। संजय निरुपम ने यहाँ तक कह दिया कि जिस गति से ये प्रक्रिया चल रही है, आगामी नगर निगम या जिला परिषद चुनाव तक उद्धव ठाकरे गुट में सिर्फ ठाकरे जी और उनके बेटे आदित्य ही शेष रह जाएंगे। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच राजनीतिक वर्चस्व की जंग लगातार तेज होती जा रही है। राज्य की राजनीति में ये बयान हलचल मचा रहा है और उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया का अब सबको इंतजार है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी की जो नाव है वो डगमगाती हुई नाव है। वो किस किस से हाथ मिला के किस किस को डुबाएंगे। शरद पवार जी से हाथ मिला है, उनको 10 सीट पे लाके छोड़ दिए। कांग्रेस से हाथ मिला, उसको 16 सीट पे लाके छोड़ दिए। अब अगर किसी दूसरी पार्टी से हाथ मिलाएंगे तो उसके पास भी जो बचा खुचा जो उसका जनाधार होगा, वो जनाधार भी खत्म हो जाएगा। तो आज हालात यह है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी एकदम हाशिए पे जाके खड़ी हो गई है। इसलिए क्योंकि उन्होंने बाला साहब जी के विचारों के साथ धोखा किया, इसलिए कि उनका जनसंपर्क टूट गया है, इसलिए कि वो जन सामान्य के संपर्क में रहते नहीं है, इसलिए कि वो एक भ्रष्टाचार की दुनिया में जीते हैं। ज्यादा पैसे कमाओ, अपनी प्रॉपर्टी जमा करो, इस प्रकार का उनका पूरा आयोजन होता है। उस आयोजन के नतीजे के तौर पर हुआ यह है कि उनकी पार्टी धीरे धीरे सिमटती जा रही है। रोज उनकी पार्टी के प्रमुख लोग आज हमारे यहां शिवसेना में शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करते हुए शामिल हो रहे हैं। तो जब तक चुनाव आएगा कॉरपोरेशन का या जिला परिषद का, तब तक मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी और उनके सुपुत्र पार्टी में अकेले ही रह जाएंगे और कोई बचेगा भी नहीं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंक के खिलाफ भारत का सख्त संदेश दुनिया को, प्रियंका चतुर्वेदी का आतंकवाद पर बयान। बेल्जियम में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए शिवसेना UBT की सांसद
प्रियंका चतुर्वेदी ने आतंकवाद पर भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि जब तक शून्य सहनशीलता की नीति नहीं अपनाते देश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से दुनिया को ये संदेश दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और हमें उन देशों को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप में समर्थन दे रहे हैं। चतुर्वेदी ने ये भी कहा कि जो फंडिंग पाकिस्तान को पहुंच रही है, अगर उसका उपयोग आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है तो उस सच्चाई को सामने लाना होगा। ये वक्त है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर जवाबदेही तय करनी चाहिए। उनके इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के कड़े रुख में रूप से देखा जा रहा है। अभी हमारे 5 देशों का जो जहाँ हमें जाना था हम जा चुके हैं, अब बर्लिन बाकी है। जहाँ भी हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव मोमेंटम है, जहाँ पर वो जान रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से सिर्फ टेरर एक्टिविटीज़ ही नहीं, रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन भी करता है, जिसका प्रभाव इन सारे देशों में पड़ता है। एंड जब तक टेररिज्म के लिए हम ज़ीरो टॉलरेंस नहीं रखेंगे तब तक पूरी दुनिया ही अनसेफ रहेगी। सो एज अ कमिटमेंट टू जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म हम सब उनको अपना मैसेज लेकर आ रहे हैं। दे हैव बीन पॉजिटिव, दे हैव बीन रिसेप्टिव एंड आने वाले समय में चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो और बाकी सारी चीज़ें जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो ये भी जानेंगे कि इंडिया भी जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म में विश्वास रखती है और उनको उसका साथ देना होगा क्योंकि इट इज़ वर्क्स फॉर देयर कलेक्टिव फ्यूचर एज वेल। प्रियंका जी, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन से आगे फ्यूचर में कि किस तरीके से रिस्पांस आए, जो आपका नेरेटिव है, जो आइसोलेट करने की कोशिश है पाकिस्तान को? देखिए, जैसे FATF में काफ़ी यूरोपियन यूनियन के नेशंस उसमें भागीदारी है, IMF बोर्ड में वो हैं, वर्ल्ड बैंक में हैं और साथ ही साथ इनका खुद का यूरोपियन यूनियन का GSA प्लस करके एक ट्रेड डील है जिसमें पाकिस्तान शामिल है और अब नेगोशिएशन के लिए आने वाला है। तो हमारा मानना ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इनके पास जो पैसा पहुँच रहा है, जो उनको स्वीट ट्रेड डील्स मिल रही हैं, तो उसमें वही पैसा अगर वहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल ना करके वहाँ के टेरर कैंप्स के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको कॉल आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी यहाँ के टैक्स पेयर्स का पैसा उनको जा रहा है, पाकिस्तान को जा रहा है। और वही अगर टेरर कैंप्स बनाकर इन्हीं पे आतंक मचाते हैं तो इन्हीं के लिए हानिकारक होगा। सो वी सेड फॉलो द मनी ट्रेल, होल्ड देम अकाउंटेबल। पहले ग्रे लिस्टेड था FATF में, उनको फिर से ग्रे लिस्ट में लाइए, ये हमारी मांग है। और सबसे ज़्यादा जागरूकता जो होनी चाहिए कि हम तो दशकों से सहन कर हमने जवाब दिया है और इट इज कमिंग टू योर डोर स्टेप सून, सो टू बी अवेयर एंड टू कॉल देम आउट फॉर व्हाट दे एंड अप डूइंग। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमल हसन के फिल्म का फैंस पर नहीं चला जादू, लोग बोले न कहानी न भाव। मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी कमल हसन की फिल्म ठग लाइव सिनेमाघरों में गुरुवार 5 जून 2025 को रिलीज हो गई है। तमिल कन्नड़ भाषा को लेकर हुए विवाद, बवाल और हाईकोर्ट की फटकार के बीच ये फिल्म कर्नाटक को छोड़कर बाकी देशों में दस्तक दे चुकी है। रिलीज से पहले तमिल, मलयालम और हिंदी भाषा मिलाकर इसने 6.36 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की है। अब फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद दर्शकों के रिव्यू से सोशल मीडिया फटा पड़ा है। सिनेमाघरों में कमल हसन की फैन की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन फिल्म को अच्छी और बुरे दोनों तरह के रिव्यूज मिले हैं। एक्स ट्विटर पर शुरुआती पोस्ट पढ़कर यही लग रहा है कि ठग लाइफ ने दर्शकों पर औसत प्रभाव नहीं डाला है। कुछ यूजर ने जहां एक्शन की तारीफ की है तो वही कईयों का मानना है कि मणिरत्नम ने फिल्म की थीम और कहानी को बहुत ही रूढ़िवादी रखा है। एक यूजर ने लिखा, ठग लाइफ का UK प्रीमियम देखे हुए 1 घंटा हो गया। खराब लिखावट, किरदारों में गहराई की कमी, किसी भी मुख्य भूमिका से भावनात्मक जुड़ाव नहीं। फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा नहीं था, इससे बेहतर था कि घर पर रहकर सो जाता। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।